हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शार्प फिजिक्स में। बेटा, कल हमने 10th की जो फिजिक्स हम पढ़ रहे थे 10th में, उसमें प्रकाश अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, किस कारण होता है, और विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश किस तरफ मुड़ेगा, ये सब हमने कल पढ़ा था। तो चलो एक बार उसको रिवाइज कर लें। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है, अपने पथ से वो बैंड हो जाता है। जैसे ये अभिलंब है, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो ऐसे बैंड हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या बताया था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और कब अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, कब अभिलंब से परे मुड़ेगा, ये हमने कल बताया था कि दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा वो विरल माध्यम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा वो सघन माध्यम होगा। ठीक है। और जब प्रकाश विरल से सघन जाता है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ता है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से परे मुड़ता है। ये चीजें कल हमने पढ़ी थी, जिसका हमने अभी रिवीजन किया। और आज हम पढ़ेंगे जिस प्रकार हमने प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसी तरह से प्रकाश अपवर्तन के भी नियम होते हैं। तो चलिए हम प्रकाश अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के नियम थोड़ा ध्यान से सुने। प्रकाश परावर्तन के नियम से ये अलग है, और बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा जाता है एग्जाम में प्रकाश अपवर्तन के नियम और हम लिख देते हैं परावर्तन के नियम, क्योंकि परावर्तन के नियम प्रकाश अपवर्तन के नियम की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़े सरल है, वो आसान है, और वो बच्चे वही कर देते हैं क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ होता है, याद होता है, तो हम वही कर देते हैं। तो वो चीज ध्यान रखें। और आइए इनको हम पढ़ते हैं। जैसे ये एक इंटरफेस जो मैंने बताया था, एक तल है जो दोनों माध्यम को अलग करता है। ऊपर पहला माध्यम है, सपोज दूसरे माध्यम को हम नीचे ले रहे हैं, ये नीचे दूसरा माध्यम है। ये हो सकता है जैसे इसको मान लो आप वायु मान लेते हैं, सपोज इसको आपने जल मान लिया, कोई भी दो माध्यम आप अलग अलग ले सकते हैं। और इस माध्यम में हम यहाँ पर जहां पे भी हमने ये भी बताया था कि जहां भी हम प्रकाश को आपतित करेंगे, जहां पे प्रकाश को इंसिडेंट करेंगे, वहां पर हमेशा एक अभिलंब खींचते हैं, और वो अभिलंब दोनों तल के ऊपर होता है। ये अभिलंब है, और वो अभिलंब उन दोनों तल के ऊपर होगा, चाहे वो वायु का तल हो या जल का तल हो, मतलब दूसरे दोनों माध्यम के तलों के लंबवत होगा। ये प्रकाश की किरण है जिसे हमने कल क्या बताया था, आपतित किरण, और ये है आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, कल बताया था ना आपको, आपतित किरण, और ये आपतन कोण, ये है आपतन कोण। ठीक है। और जैसे प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माध्यम ने क्या लिया है, विरल, और ये क्या है, सघन। इस माध्यम में मान लो प्रकाश का वेग v1, और इस माध्यम में मान लीजिए प्रकाश का वेग v2, और ये कोण अपवर्तन, ये किरण क्या है, पहली बात तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इस कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। चलिए हम इसका पहला नियम पढ़ते हैं। जो प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम है वो हम पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम प्रकाश परावर्तन के नियम से काफी मिलता है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये एक ही तल में लाई करते हैं। ओके, आप इसको समझिए। किस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लो ये तल है, जैसे यहां पर ये वो है जहां पर प्रकाश की किरण टकराएगी, ठीक है। जैसे ये वो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है जिसके ऊपर प्रकाश की किरण टकराएगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर प्रकाश की किरण आएगी तो ये अभिलंब हो गया, और ये प्रकाश की आपतित किरण, और ये होगी अंदर अपवर्तित किरण। तो तीनों एक ही तल में लाई करेंगे। ऐसा नहीं है अभिलंब इधर है, आपतित किरण उधर है, अपवर्तित किरण उधर है, ऐसे नहीं, एक ही तल में होंगे तीनों, ठीक है। पहला नियम तो है ये। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुने समझें। ये 12th में भी पढ़ना है आपने, यदि आप नॉन मेडिकल लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो आपने ये 12th में भी पढ़ना है। दूसरा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यानी कि स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो है बेटा वो है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ इसे हम कहते हैं, ठीक है। और पेपर में, एग्जाम में कई बार यही आता है, स्नेल का नियम एक्सप्लेन करें, ठीक है। मेन ये है अपवर्तन का नियम। पहले वाला तो बिल्कुल परावर्तन के जैसे ही था, असली ये है। अब ये ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप 10th में पढ़ेंगे ये चीज, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ठीक है। बाकी उसका कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, इसको ध्यान से सुने। ये दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के लिए, कोई भी दो दिए हुए माध्यम है हमारे पास, जैसे वायु और जल है, तो ये दिए हुए हैं, तो पूरे दुनिया में कहीं चले जाए आप, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जैसे वायु और जल के लिए, एक माध्यम वायु है, दूसरा जल है, तो इन दिए हुए माध्यम के लिए ऐसे ही कोई भी जैसे दो दिए हुए माध्यम हो, जैसे यहाँ पे वायु और जल है, वायु और कांच हो सकता है, जल और कांच हो सकता है, तो कोई भी दो दिए हुए माध्यम हो, ठीक है। तो किन्हीं भी दो दिए गए माध्यमों के लिए किस किस का अनुपात मैं बताता हूं आपको। तो किन्हीं भी दो दिए गए माध्यमों के लिए एक अनुपात, किस किस का अनुपात मैं आपको बताता हूं। साइन आई, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको इसमें 10th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो साइन आई, मैं पहले यहां लिख देता हूं इसको, दूसरा नियम यहां लिख देता हूं कि किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो, जैसे यहाँ पे वायु और जल है, इनके लिए साइन आई और साइन आर, साइन आई आपतन कोण का, साइन आर अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव समान रहता है तथा यह अनुपात दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात के समान होता है। किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव समान रहता है।
स्थिर रहता है, समान रहता है या स्थिर रहता है, कांस्टेंट बोलते हैं उसे, स्थिर भी कह सकते हैं, ठीक है, स्थिर रहता है तथा यह अनुपात साइन किस किस का अनुपात, साइन आई और साइन आर, ये का जो अनुपात होगा ना, इनका अनुपात साइन आई और साइन आर का अनुपात दो माध्यमों के लिए, ये हमेशा अनुपात स्थिर रहेगा। मतलब आई की वैल्यू आप बदलते हैं तो आर की वैल्यू भी बदलेगी। इस तरह से ये अनुपात, मान लो आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। और ये अनुपात किसके बराबर होगा, दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात के बराबर। तो पहले माध्यम में वेग कितना है v1 और दूसरे माध्यम में वेग कितना है v2, इसके बराबर होगा। और ये क्या होगा, स्थिर, ये होगा स्थिर, इसे हम क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो ये यानी कि हम इसको एक तरीके से और भी परिभाषित कर सकते हैं, साइन आई और साइन आर का अनुपात ना भी ले, आप लोग 10th में हो तो आप इसका अनुपात ना लेके ये भी कह सकते हो वेगों का अनुपात, कि किन्हीं भी आप खुद लिखेंगे इस परिभाषा को, ठीक है, किन्हीं भी दो दिए हुए माध्यमों के लिए, ये छोड़ देना, ये और ये का अनुपात छोड़ देना, क्या लिखोगे, किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेगों का जो अनुपात होगा वो सदैव एक समान रहेगा। किन्हीं भी दो दिए गए माध्यमों के लिए प्रकाश का वेग, दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात सदैव एक समान रहेगा। क्या लिखोगे बेटा, किन्हीं भी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो दिए गए माध्यमों के लिए दोनों माध्यमों में जो प्रकाश के वेग का अनुपात होगा ना, हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि दोनों माध्यमों में जो प्रकाश के वेग का अनुपात होगा वो सदैव स्थिर रहेगा किन्हीं दो दिए गए माध्यमों के लिए, किन्हीं दो दिए गए माध्यमों के लिए। यानी कि जैसे मान लो वायु और जल है, ये दो माध्यम है, तो वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश का वेग, ये अनुपात कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाइए, कोई भी जल ले लीजिए, ये अनुपात सदैव समान रहेगा। लेकिन मान लो मेरे पास कांच, वायु और नीचे कांच होता, तो वायु में प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश का वेग का अनुपात भी स्थिर होगा, लेकिन उनके मान जो होंगे, उनकी जो वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। मतलब यहाँ ये वायु में प्रकाश का वेग, ये जल में प्रकाश का वेग, ये स्थिर है। और मान लो जल की जगह मैं कांच ले लेता, मान लो जैसे इधर मैंने ले लिया ये कांच, ग्लास ले लिया, और ऊपर वायु है, वायु में v1 है, कांच में v2, तो यदि हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, वायु में वेग अपॉन कांच वेग, ये भी क्या होगा, स्थिर होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। दुनिया में कोई भी कांच, जैसे हम कहीं भी जाए, वायु और कांच का अनुपात निकालेंगे वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप अलग अलग कोण पे निकालें, और वायु और जल का अनुपात वो भी सेम रहेगा, लेकिन इनके अनुपात और इनके अनुपात में अंतर होगा। वायु और जल का अनुपात अलग होगा, वायु और कांच का अनुपात अलग होगा, लेकिन वायु और जल का अनुपात हमेशा सेम रहेगा, और ये हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इनके वैल्यूज अलग अलग होगी। आप समझ रहे हैं? तो इसको हम आगे और करते हैं अभी, कि इसको हम आगे क्या बोलेंगे, इस तरफ जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, अब ये भी समझ लीजिए। तो बेटा ये जो v1 बटे v2, v1 बाई v2 था, इसको हमने बोला स्थिरांक, ये स्थिरांक होता है, ठीक है, ये स्थिरांक क्या होता है, n2 अपॉन n1, इसे हम n21 भी लिख सकते हैं, ठीक है, n2 बटे n1, n21 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये जो इन दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है ये स्थिर रहेगा, और इस स्थिरांक को हम n2 बटे n1 इसे क्या कहते हैं, पहले मैं बता दूं आपको, n2 जो ये n2 है इसे क्या कहते हैं, यह माध्यम पहले का, दूसरे माध्यम का
निर्वात के सापेक्ष, मैं सब कुछ समझाऊंगा, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, N2 क्या है? दूसरे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। और N1 क्या है? पहले माध्यम का, पहले माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, ये हो गया। तो N2 अपॉन N1 ये क्या है? N2 अपॉन N1 इसे क्या बोलेंगे? ये हमने N21 लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम क्या बोलेंगे? N2 बटे N1, N21 भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में। इंडेक्स एक क्या होता है? जैसे इंडेक्स या कोफिशिएंट, ये एक ऐसी टर्म्स होती है जो दो चीजों को, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करती है। जैसे आपके मार्क्स, ठीक है, आपके मार्क्स, जैसे आप क्विज करते हो कोई भी, या एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं। मान लो एग्जाम में आपके मार्क्स 40 में से 40 का, जैसे हमारा यूटी होता है, मंथली टेस्ट होता है, 40 में से आपके आगे 30, 40 में से आपके आगे 40 में से आपके आए 10, 40 में से आपके आए 20। तो वो जो आपके मार्क्स आते हैं वो क्या शो करते हैं? आपका स्टेटस, एक लेवल वो करते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई ये बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, तो ये कमजोर है कैसे पता चलता है? उसके कोई वैसे थोड़ी लिखा हुआ है, कैसे पता चलता है? उसके मार्क्स से। इसके मार्क्स कम है तो बोला ये कमजोर है, इसके मार्क्स ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट है। तो मार्क्स जैसे स्टूडेंट की, यानी कि हम लोगों की सबकी एक आइडेंटिफिकेशन है। ज्यादा मार्क्स तो ज्यादा होशियार है भाई, कम मार्क्स है तो कम होशियार है भाई। ठीक है, तो मार्क्स जैसे होते हैं, इसी तरह से जो इंडेक्स होता है किसी माध्यम में दूसरे माध्यम के कंपैरेटिवली, दूसरे माध्यम की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा है तो बोले इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, कम है। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कम है तो कहेंगे इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो वेग अपवर्तनांक, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना अपवर्तनांक, ये इंडेक्स है। ये हमें क्या, इससे हमें क्या पता चलेगा कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा है, किसमें कम है। जैसे मार्क्स क्या पता करते हैं? कौन इंटेलिजेंट है, कौन वीक है। तो उसी तरह से अपवर्तनांक क्या बताएगा हमें? किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा है और किसमें कम है। अब देखिए, इस हमने क्या लिखा? जो प्रकाश के वेग का अनुपात है, उस अनुपात को हमने किसका नाम दिया है? अपवर्तनांक। वो अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो जो V1 अपॉन V2, ये क्या आ गया? अपवर्तनांक। इस रेशियो को, इस अनुपात को हम क्या कह रहे हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, और ये एक दो दिए हुए माध्यमों के लिए ये स्थिर है, ये हमेशा सेम रहेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश के वेग का जो अनुपात है, दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, और उस अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें देखो, एक माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा हो और उसका अपवर्तनांक दे रखा हो, तो हम दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, जो हमने ये लिखा ना N2 दूसरे माध्यम का, ये भी अपवर्तनांक बताया मैंने, किसके? सापेक्ष के। इसका मतलब मैं बताता हूं, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग V2 है, और निर्वात में प्रकाश का वेग हम क्या लेते हैं? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है C से डिनोट करते, कल मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो N2 क्या है? दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष?
निर्वात के सापेक्ष। तो फिर किस किस का रेशियो होगा ये? निर्वात के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होता है उसका वेग ऊपर होता है, उस माध्यम का वेग। जैसे यहाँ पे लिखा आपने n2/n1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम का वेग बटे दूसरे माध्यम में वेग। तो ऐसे ही n2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसकी तुलना में? निर्वात की। तो निर्वात में वेग अपॉन दूसरे माध्यम में। ऐसे ही n1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात में वेग बटे पहले माध्यम में वेग। यानी कि अपवर्तनांक जब दो माध्यमों का आप तुलना करेंगे कि भाई एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक है, तो वो एक्चुअली क्या दे रहा है हमें? दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, वेग का अनुपात उनके अपवर्तनांक के अनुपात के उल्टा है। देखो यहाँ पे n2/n1, जैसे ये था ना v1/v2, और अपवर्तनांक का रेशियो n2/n1। यानी कि ऊपर तो अपवर्तनांक किसका है? दूसरे माध्यम का, और नीचे है पहले माध्यम का। और वो फिर वेग का अनुपात देखें तो ऊपर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है और नीचे दूसरे माध्यम में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। थोड़ी सी उलझी हुई सी है, बाकी ऐसी कोई मुश्किल नहीं कहूंगा मैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपका उलझ पुलझ हो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज क्लियर करके छोड़ूंगा और आपको ये चीज क्लियर होगी 100%। अगली वीडियो में हम आपको और डिटेल में समझाएंगे इसको। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।